मॉडल का नोट्स बन गया होगा और तैयारी भी कर लिया। एक चीज समझ गए कि सोमरफील्ड मॉडल ने मेटल के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन मेटल के कंडक्टर होने यानी कि सुचालक होने, कुचालक होने और अर्धचालक होने की व्याख्या नहीं की। अब जब सोमरफील्ड कहते हैं कि भाई मैं ये चीज नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, तो बोले मैंने जो पोटेंशियल वेल लिया था, उन्होंने जो विभव कूप लिया था उसको पूरे क्रिस्टल के लिए रेस्ट में माना था। आप लोग का डेरिवेशन याद होगा कि एक ही विभव कूप बना के आपने उसको डिराइव कर दिया था। और फिर ये भी कहा कि भाई मैं इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग और सेमीकंडक्टर बिहेवियर को नहीं समझा सकता, कुचालक को, सुचालक को और अर्धचालक व्यवहार को नहीं बता पा रहा हूं। कुचालक होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा, एक ही जगह रहेगा, कहीं और नहीं जा सकता है। सुचालक होने का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है फ्रीली, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए जब इन्होंने कहा कि ये इसको नहीं समझा सकते, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई हम सोमरफील्ड के मॉडल को मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफिकेशन के लिए जो उन्होंने विभव कूप को रेस्ट में माना था उसको आपने कहा कि हमारे पास इस तरीके से विभव कूप होते हैं। कैसे? आवर्ती होते हैं। देखिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद इस तरीके से, मतलब आवर्ती रूप से अरेंज्ड होते हैं। और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आवर्ती रूप से बदलती है। कहने का मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ करके यहाँ तक पहुँचेगा बीच में, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करते करते जैसी इसके पास पहुँचना शुरू होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होते जाएगी या जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचेगा तो फिर अधिकतम, फिर यहाँ पहुँचेगा तो अधिकतम, फिर यहाँ पहुँचेगा तो अधिकतम। मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो अपने आप को फिर से अधिकतम कर लिया, है ना। इतनी दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक अपने आप को फिर से अधिकतम किया। देखिए, पहले यहाँ कम था, अधिक हुआ, जीरो हुआ, फिर अधिक हुआ, इस तरीके से चल रहा है। तो क्रिस्टल के अंदर आपका ये जो पोटेंशियल वेल है वो कैसे रहते हैं? पेरियोडिक रहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल भी पेरियोडिक है। अब इस बात को यहाँ नोट करिए। आपका कहना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी पेरियोडिक होगा। मतलब शुरुआत में यहाँ जीरो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब गतिज ऊर्जा सर्वाधिक रहेगी। जैसे जैसे वो इससे दूर जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, और फिर जीरो, उसके बाद फिर अधिक होगा, फिर जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। कहने का मतलब ये कि आपके इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, वो पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। इसके लिए अगर अब इसको एक्सप्लेन करना है तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे आप। श्रोडिंगर इक्वेशन याद है क्या लिखे थे? ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, d2 साइन बाई dx2 प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साइन इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? यहाँ ये जो Vx लिखा है आपने, ये आपका पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। इसका सॉल्यूशन, टेस्ट ने इसका सॉल्यूशन ये माना, साइन एक्स इक्वल टू यू के एक्स ई टू द पावर प्लस माइनस आई के एक्स। ब्लॉच कहते हैं कि ये जो यू के एक्स लिया है ये आपके पीरियोडिक अरेंजमेंट को दिखाता है या पीरियोडिक फंक्शन को दिखाता है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है कहने का मतलब ये जो यू के एक्स है एक निश्चित टाइम के बाद, जैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा था ना, वापस अपने आप को अपने इनिशियल पोजीशन पे ले आ रहा था, वैसे ये एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। कैसे? इस तरीके से यू के एक्स प्लस ए इक्वल टू यू के एक्स, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये वापस उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में आपने कहा था कि मिडिल पे आके मैक्सिमम होता है, तो फिर मिडिल पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर x की जगह x प्लस ए रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस ए इक्वल टू यू के एक्स प्लस ए ई टू दी पावर प्लस माइनस आई के एक्स प्लस ए। यहाँ यहाँ यू के एक्स प्लस ए को आप क्या लिखेंगे?
यू के एक्स, और यहाँ देखिए ई टू दी पावर प्लस माइनस आई के एक्स और ई टू दी पावर प्लस माइनस आई के ए, है ना, ये बना। तो ये जो फंक्शन है यू के एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस आई के एक्स, इसको आपने नाम दिया है साइन ए इक्वल्स टू यू के एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस आई के ए की जगह कितना, के एक्स की जगह कितना रख देंगे, साइन एक्स। तो आपका फंक्शन ये बना। क्लियर हुआ? अब इससे आपने क्या दिखा दिया कि आपके क्रिस्टल के अंदर से जो अंदर में जो पोटेंशियल वेल होते हैं वो स्थिर नहीं है, एक नहीं है, बल्कि वो पीरियोडिक होते हैं। ये जो फंक्शन है वो क्या बता दिया कि आपके क्रिस्टल के अंदर जो पोटेंशियल वेल हैं, विभव कूप हैं, वो आवर्ती होते हैं। सवाल ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा। इसको समझाने के लिए क्रोनिंग और प्रेनिंग ने एक सिंपल वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का कॉन्सेप्ट निकाला। वो क्या कहते हैं, क्रोनिंग और प्रेनिंग ने ये माना कि आपके पास इस तरीके का पोटेंशियल वेल बनेगा, एक जगह जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और एक जगह जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती होगी। यहाँ जो विभव कूप आपने लिया है उसकी चौड़ाई कितनी है, 0 से लेकर के ए तक, मतलब ए है, और ये जो वी नॉट लिया है ये आपके पोटेंशियल वेल की ऊंचाई है। इस वी नॉट की वैल्यू इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो तो अब क्या करें, अब इसी को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 0 होगा। देखिए ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में v की वैल्यू 0 होगी। कहाँ है रीजन, ये देखो, 0 से ज़्यादा और a से कम, मतलब x का वैल्यू ऐसे लीजिए जो 0 से ज़्यादा हो, मतलब 0 इज लेस देन x हो, और x की वैल्यू a से कम हो, तो 0 इज लेस देन x और x इज लेस देन a। वैसे इस रीजन पे आए तो v नॉट की वैल्यू सर्वाधिक है। देखिए ये वाला लाइन पहले ऊपर में था, अब नीचे आ गया है। सर्वाधिक कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस बी से ज्यादा, मतलब माइनस बी इज लेस देन एक्स हो, और 0 से कम यानी कि x इज लेस देन 0 हो, तो पोटेंशियल एनर्जी सर्वाधिक होगी। तो इन दोनों फॉर्मेट के लिए अगर आप चाहें तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0, तो डी टू साइन बाई डी एक्स टू प्लस टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। इस रीजन के लिए लिखेंगे, दूसरे के लिए माइनस बी एक्स इज लेस देन 0 के लिए, तो आप लिखेंगे डी टू साइन बाई डी एक्स टू प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस बी नॉट साइन इक्वल टू 0। आया? यहां ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई है इस वी नॉट से बहुत कम है। ठीक, एक चीज और भी ध्यान रखिए, अगर बी का मान कम होगा, अगर बी का मान कम होगा तो ये वी नॉट का मान बढ़ते जाएगा। बी के मान के साथ वी नॉट का मान बढ़ेगा। बी की वैल्यू अगर घटेगी तो वी नॉट का मान बढ़ेगा। इस आधार पर क्रोनिंग और पेनिंग ने इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन माना है। क्या सॉल्यूशन मान लिया, ये सॉल्यूशन उन्होंने माना, एम वी नॉट बी बाई एच कट स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। आया? यहां पे ये जो क्वांटिटी है इसको ध्यान दीजिए, एम वी नॉट बी ए, एम वी नॉट बी ए बाई एच कट स्क्वायर, एम वी नॉट बी ए नहीं है ना, ए लाना पड़ेगा। ए लाने के लिए यहां ए को मल्टीप्लाई करके, यहां ए को मल्टीप्लाई करके ए को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, एम वी नॉट बी ए बाई एच कट स्क्वायर, इसको पी मान लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए। और अब पूछिए अल्फा ए क्या है, तो ये एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी है, रूट अंडर टू एम ई बाई एच कट है। फिर ये के क्या है, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। देखिए यहां पे p साइन अल्फा ए बाई क्या लिखेंगे आप, अल्फा ए आएगा, प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। p की वैल्यू मैंने अभी अभी बताया आपको कितना लेना है, p का वैल्यू कितना लेना है, तो आपने कहा कि भाई हम p की वैल्यू इतना लेंगे, एम वी नॉट बी ए बाई एच कट स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू रूट अंडर टू एम ई बाई एच कट, के की वैल्यू मैंने कहा था संचरण नियतांक होगा,
के की वैल्यू संचरण नियतांक होगा, या संचरण वेक्टर कह सकते हैं, प्रोपोगेशन वेक्टर बोल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए आप एक काम करिए, इस पूरे क्वांटिटी के साथ अल्फा ए के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए। इस क्वांटिटी का, ये ए है ना, कंफ्यूज मत होना भाई, ये ए है, ये अल्फा ए है। इसमें क्या करेंगे आप, एक ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके के कर्व मिले हैं। अभी एबीसीडी पे ध्यान मत देना ना, कर्व पे ध्यान देना। अब यहाँ जो कॉस फंक्शन दिया हुआ है, कॉस की वैल्यू 2 है, +1 और -1। तो वाई एक्सिस के प्लस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला दिखा। और -1 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, आपका ये जो लाइन है जो +1 और -1 से जा रहा है, वो आपके कर्व को ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इसी प्रकार ई एफ जी एच ई डैश एफ डैश एच डैश जी डैश पॉइंट पे कट कर रहा है। अब इस कट पॉइंट को अगर आप मिलाएं, ध्यान दीजिए ना, ए से एक लाइन ड्रॉ किया इधर मेन एक्सिस पे, तो ये पी पे आके मिला, और ई से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये पाई पे मिलेगा। इसको आपने शेडेड लाइन से दिखाया, देखिए ये थिक लाइन है ना, मोटी लाइन से दिखा दिया है। वैसे बी से एक लाइन ड्रॉ किया तो ये 2 पाई पे आके मिला, एफ से लाइन ड्रॉ किया तो क्यू पॉइंट पे आके मिला। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पी से लेकर के पाई तक एक रीजन है जो मोटे लाइन से दिखाए हैं आप, और क्यू से 2 पाई भी, लेकिन इसका साइज कम है और इसका साइज बड़ा हो रहा है, उसके बाद और बड़ा हुआ है, उसके बाद और बड़ा। मतलब अल्फा ए की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित जो परास है, ये फिक्स रेंज है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन इन बिटवीन जो जगह बच रहा है, पाई से लेकर के क्यू, 2 पाई से लेकर के आर, 3 पाई से लेकर के एस, ये वाला जो चौड़ाई है, ये वाला जो विड्थ है, वो धीरे धीरे अल्फा ए की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ घटते जा रहा है। तो ये माना गया कि ये जो रीजन बना है पी से पाई तक का, क्यू से 2 पाई तक का, इधर वापस आएंगे इस नेगेटिव डायरेक्शन में तो भी देखिए, पी डैश से -पाई, क्यू डैश से -2 पाई, आर डैश से -3 पाई। तो ये जो थिक वाला एरिया है, ये वो रीजन बना रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अलाउड बेंड है, ये अनुमत बैंड है ये। और इनके बीच का जो हिस्सा बन रहा है ये, उसको फॉरबिडन बैंड गैप कहा है आपने, फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहा है, ठीक, वर्जित अंतराल नाम दिया है इसको। ठीक है, क्या क्या बोला मैं याद है, क्या क्या बोला हूँ याद है कि भूल गए? एक मिनट, पहले इसको मैं मिटा दूं, नहीं तो क्या क्या लिखना है मैं कंफ्यूजन आएगा। क्या क्या बोला हूँ याद है कि भूल गए? लिख लीजिए भैया। मैंने क्या कहा, आपको इस इक्वेशन को जानने के लिए इस साइड के क्वांटिटी का अल्फा ए के साथ एक ग्राफ प्लॉट किया है। चूंकि कॉस की वैल्यू +1 और -1 में वेरी करता है, तो वाई एक्सिस पे 2 लाइन ड्रॉ किया है, +1 से होकर के और -1 से, जो आपके कर्व को ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश पे कट करेगा, और इस पे भी कट कर रहा है। और जहाँ ये कट कर रहा है वहाँ पे देखे हैं कि अल्फा ए के कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपको मोटी रेखाएं मिली हैं, पी से पाई तक, क्यू से 2 पाई तक, इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में पी डैश से -पाई तक, क्यू डैश से -2 पाई तक। और उसके बाद कुछ और परास भी मिले हैं, जैसे पाई से क्यू पतली लाइन बनी थी, और ये, ठीक है, इसको आपने नाम दिया है वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम दिया? फॉरबिडन एनर्जी गैप, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि डायग्राम तो ड्रॉ किए नहीं, जल्दी से चला गया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ये डायग्राम है, ड्रॉ करिए। इसको प्लस लिखना है भाई ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये ए लिखेंगे, ये भी ए रहेगा, और ये है आपके डायग्राम। इस डायग्राम पे, इस डायग्राम पे अगर आप ध्यान दें तो आप कहेंगे कि हमारे पास 2 बेंड बन गए हैं, जिसमें एक बेंड जो होता है अल्फा ए के साथ बढ़ता है और दूसरा अल्फा ए के साथ घटता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को जानना है हम लोग को। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को जानने के लिए आप क्या देखेंगे कि पी जो होता है V0b है। मतलब आपने कहा कि अल्फा ए की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू
क्या होते जाएगी, घटते जाएगी। मतलब बी का मान बढ़ाते जाएंगे, बी का मान बढ़ाते जाएंगे तो वी नॉट का मान बढ़ते जा रहा है। इस आधार पर अगर पी की वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे अपने इस इक्वेशन पे, तो ये साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए इक्वल टू जीरो होगा। पी इनफाइनाइट हो रहा है मतलब अल्फा की वैल्यू लगभग जीरो। अल्फा की वैल्यू लगभग जीरो कहने का मतलब साइन जीरो। साइन जीरो कब होगा, देखिए साइन अल्फा ए इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो कब होता है, जब ये एन पाई होगा, इक्वल टू साइन एन पाई लिखेंगे आप, साइन एन पाई लिखेंगे आप। कंपेयर किया तो अल्फा ए की जगह एन पाई आया, अल्फा ए की जगह एन पाई है। अब अल्फा की वैल्यू एन पाई बाई ए मिला, और अल्फा की वैल्यू आप लोग कितना लिखे थे देखिएगा, पहले पेज पे देखिए, रूट अंडर टू एम ई बाई एच कट रखेंगे अगर, तो रूट अंडर टू एम ई बाई एच कट इक्वल टू एन पाई बाई ए आया। आ गया, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, क्या मिलेगा स्क्वायर करेंगे तो टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहां से e की वैल्यू निकालने के लिए एच कट स्क्वायर चला गया इधर, तो एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टू एम नीचे आ जाएगा। एच कट को क्या लिख सकते हैं, एच बाई टू पाई, तो एच बाई टू पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, एच स्क्वायर बाई फोर पाई का स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर कैंसिल, और फोर टू ज़ा एट एम ए स्क्वायर। ये आपका आपका बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसके लिए निकला। मतलब इलेक्ट्रॉन एक बक्से में बंद रहेगा, वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कुचालक होगा। ठीक है, ये नियत विभव बॉक्स में बंद एक कण के लिए एनर्जी निकला है, ऐसी निकाले थे आप, ये इंसुलेटिंग बिहेवियर के लिए है। अब अगर P की वैल्यू जीरो कर दें तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, कॉस अल्फा ए कॉस के के बराबर होगा। कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू के, अल्फा इक्वल टू के, अल्फा की वैल्यू रखिए रूट अंडर टू एम ई बाई एच कट, और के को संचरण नियतांक कहा टू पाई बाई लेमडा, है ना, टू पाई बाई लेमडा। अब क्या करें, इसको सिंपल करने के लिए एच कट की जगह एच बाई टू पाई कर देंगे, एच कट की जगह एच बाई टू पाई करेंगे, टू पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला टू पाई इस वाले टू पाई से कैंसिल होगा, अगर ऊपर जाता है तो ये ऊपर नहीं चला जाएगा जी, रूट अंडर टू एम ई बाई एच डिवाइडेड बाई टू पाई, तो टू पाई ऊपर जाएगा और कैंसिल हो गया, तो रूट अंडर टू एम ई बाई एच इक्वल टू वन बाई लेमडा बचा। इसको अगर स्क्वायरिंग करें, नहीं स्क्वायरिंग नहीं किया, बाद में कर लेना, एच को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो रूट अंडर टू एम ई इक्वल टू एच बाई लेमडा, और एच बाई लेमडा को पी बोलते हैं, तो रूट अंडर टू एम ई इक्वल टू पी, दोनों साइड का अब अगर स्क्वायर करें तो टू एम ई इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, मतलब पी स्क्वायर बाई टू एम गतिज ऊर्जा का सूत्र है, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, उसमें गतिज ऊर्जा है। ये किसको दिखाएगा, कंडक्टिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा। ये है आपका क्रोनिग पेनिंग मॉडल।